नमस्कार। लास्ट क्लास के अंदर हमने सिंपल साल्ट और डबल साल्ट के बारे में पढ़ा था। आज अपना टॉपिक जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है वो हम देखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सहसंयोजक यौगिक, संकर यौगिक, जटिल, संकुल, वर्नर यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये अदर नेम है इसके। उपसहसंयोजक यौगिक को डिफाइन करें उससे पहले हम दो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एक वो अपना ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड और दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। एग्जाम्पल इन दो एग्जाम्पल से हम उपसहसंयोजक यौगिक को डिफाइन कर देंगे। मैंने इस साल्ट को, इस कंपाउंड को जल के अंदर डिजोल्व किया। जब मैं इसको वाटर में डिजोल्व करता हूं, जल में घोलता हूं, तो ये आयनाइज्ड हो जाता है। यही काम मैं यहां करूंगा। आयनाइज्ड करना कैसे? पोटेशियम का जो पेड़ है वो इसका सिर बना देते हैं, इसका पेड़ इसका सिर बना देते हैं। इस प्रकार ये आयनाइज्ड हो जाता है। जैसे 4 यहां लिखेंगे, ये 1 यहां लिखेंगे, तो पोटेशियम प्लस FeCN6 और चार्ज लग गया -4। नंबर्स ऑफ पोटेशियम आइंस कितने हैं? 4 और ये टोटल में 1 ही हुआ। ये जो कोष्टक के अंदर जो पूरा एक स्पीसीज नजर आ रही है, इस पूरी स्पीसीज को अपन कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन बोलता है। अगर आपसे पूछे कि टोटल नंबर्स ऑफ आयंस कितने हैं, तो टोटल नंबर्स ऑफ आयंस 4 और 1 ये हुआ, तो टोटल नंबर्स ऑफ आयंस कितने हुए? यहां पर 5। यहां पर देखिए, इसका पेड़ इसका सिर, इसका पेड़ इसका सिर बना दे तो 2 यहां आया, तो रिजल्ट ये लिखेंगे निकल CN4, चार्ज हुआ +2, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन 2 है तो 2 लिखें, इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। संकुल आयन, यहां टोटल नंबर्स ऑफ आयंस कितने हैं, कुल आयन कितने हैं, तो कुल आयन यहां पर वे 3। टोटल नंबर्स ऑफ आयन 3। पहला एक क्रॉस क्वेश्चन अपना यहां क्लियर हो चुका है। अगर आपसे ये पूछें कि इन दोनों के जलीय विलयन में चालकता किसकी अधिक होगी, इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए तो कंडक्टिविटी किसकी अधिक होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि कंडक्टिविटी उसी की अधिक होती है जिसमें नंबर्स ऑफ आयंस ज्यादा हो। यहां नंबर्स ऑफ आयंस टोटल कितने हैं? 5। यहां नंबर्स ऑफ आयंस कितने हैं? 3। तो टोटल नंबर्स ऑफ आयंस इस सॉल्यूशन में अधिक होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि इस साल्ट की कंडक्टिविटी इसके मुकाबले में अधिक होगी। अब बात करते हैं अपन डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो हम डेफिनेशन देखते हैं। हम देख रहे हैं कि एक ऐसा साल्ट है जिसको पानी में डिजोल्व किया और कॉम्प्लेक्स आयन दे रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन दे रहा है, कंप्लीट रूप से आयनाइज्ड नहीं हुआ। कंप्लीट रूप से आयनाइज्ड इसलिए नहीं बोला मैंने कि कंप्लीट रूप से आयनाइज्ड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि Fe और Cl ये अभी भी बॉन्ड बनाकर बैठे हैं। निकल और साइनाइड के बीच में अभी भी बॉन्ड है। इसका अर्थ हुआ कंप्लीट रूप से आयनाइज्ड नहीं हुआ। तो अपनी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। ऐसा लवण या ऐसे यौगिक जो जल में आंशिक रूप से आयनित हो, संकुल आयन में आयनित हो, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। सच compound which partially ionized in water and give complex ion। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। Such compound
is partially ionized in water and give complex ion are known as coordination compound। तो ये हुआ आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजक यौगिक की डेफिनेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कौन सी स्टेट में स्टेबल होते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, सॉलिड, लिक्विड और एक्वस स्टेट, तीन अवस्थाओं में स्टेबल होते हैं। कौन सी स्टेट हुई? सॉलिड, लिक्विड एंड एक्वस स्टेट, ठोस, द्रव, जलीय अवस्था, इन तीनों के अंदर ही ये स्टेबल होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर लेता हूं। हमारी बॉडी के अंदर भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसी प्रकार हम बात करेंगे क्लोरोफिल। पेड़ पौधों का हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, तो क्लोरोफिल भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक इसी प्रकार क्लोरोफिल भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड की स्ट्रक्चर देख लेते हैं और स्ट्रक्चर से कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकलकर और आएगी। मैं इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड को इस प्रकार भी लिख सकता हूं, इस 4 को यहां लिख दें तो ये हुआ FeCl6 और चार्ज लग गया -4। आप पोटेशियम को ना लिखें, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पोटेशियम को हटाएंगे तो उसका पेड़, इसका सिर बना देंगे। हम कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि पोटेशियम का कोई रोल ही नहीं है। पोटेशियम के आने से ये कॉम्प्लेक्स आयन न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो पोटेशियम यहां आएगा, इस कॉम्प्लेक्स आयन को न्यूट्रल कर देगा। हम बात आगे करें कि Fe यहां पर कितने साइनाइड से घिरा हुआ है, तो हम देखते हैं कि Fe के चारों ओर साइनाइड जो है, नंबर्स ऑफ साइनाइड आयन कितने हैं, तो नंबर्स ऑफ साइनाइड आयन जो है वो 6 है, और यहां इसके ऊपर चार्ज लगा दें -4। तो ये हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड की एक स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई कर रहे हैं और इससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आएंगी। पहले एक बात क्लियर कर देता हूं कि Fe और साइनाइड का कार्बन ही बॉन्ड बनाएगा, इसलिए मैंने इसको यहां लिखा है कार्बन से बॉन्ड बनाना है, कार्बन से ही बॉन्ड बनाना है। नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बात साइनाइड की कर रहे हैं। साइनाइड, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाते ही आइसोसाइनाइड बन जाता है। अभी हम यहां पर एक बात बता रहे हैं कि साइनाइड के पास क्या होता है। एक्चुअल में साइनाइड होता ही है और इसके पास एक लोन पेयर होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये अपना लोन पेयर, अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस Fe को डोनेट कर देता है। जैसे ही डोनेट किया, चार्ज गायब हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि साइनाइड ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है। तो साइनाइड ने लोन पेयर डोनेट किया है, तो इस प्रकार इसके बीच में एक बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड का नाम होता है उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चूंकि यहां पर Fe और Cl के बीच में उपसहसंयोजक बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसलिए हम इन कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि साइनाइड जो है वो Fe को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि साइनाइड जो है वो इलेक्ट्रॉन दानी है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन दानी है। और जो इलेक्ट्रॉन दानी होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, लेविस के अनुसार वो क्या होते हैं? वो लुईस क्षार होते हैं, वो लेविस बेस होते हैं।
तो ये जितने भी साइनाइड हैं ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कि जितने भी साइनाइड हैं सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इन्हीं साइनाइड को हम लोग बोलते हैं लिगैंड। तो ये हो गया लिगैंड। तो डेफिनेशन निकल के आ गई कि लिगैंड क्या होता है, व्हाट इज लिगैंड। लिगैंड क्या होता है, तो लिगैंड की डेफिनेशन क्या है वो सुने। लिगैंड यहां पर कोई आयन हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। ऐसे अणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करें, इलेक्ट्रॉन को दान करें, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें। किसको डोनेट करें, ये जो सेंटर में एटम है, इस सेंटर वाले एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, वही लिगैंड कहलाते हैं। लिगैंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वही लिगैंड होगा। तो सेंटर वाला जो हम देख रहे हैं कि सेंटर में जो है, इस सेंटर वाले को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। हम इसको परमाणु भी बोल सकते हैं, इसको आयन भी लिख सकते हैं। बात करेंगे अपन इसको एटम या आयन क्यों बोलते हैं वो अपन आगे बात करेंगे। इसको शॉर्ट में मैं अभी CMA या CMAI बोलते हैं। और हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्टर है, ये रिसीवर है, ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये ग्राही है, ये एक्सेप्टर है, ये ग्राही है। जबकि ये इलेक्ट्रॉन दानी है, ये डोनर है, डोनर। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये जो है इलेक्ट्रॉन रिसीवर है या एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो CMA या I कहलाता है। तो अपन अब एक फाइनली डेफिनेशन दे देते हैं कि लिगैंड क्या होता है, वो अपन देख लेते हैं। ऐसे अणु या आयन जो अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म CMA को दान करें, लिगैंड कहलाता है। सच मॉलिक्यूल और आयन which donate a pair of electron to CMA are known as ligand। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। ऐसे अणु या आयन जो अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म CMA को दान कर दें, लिगैंड कहलाता है। सच मॉलिक्यूल और आयन donate a pair of electron to CMA are known as ligand। लिगैंड हमेशा लेविस बेस होते, लिगैंड हमेशा लुईस क्षार ही होते, जबकि Fe अर्थात CMA हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं लिगैंड में भी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन। ये कार्बन ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है वो कार्बन दाता परमाणु है, डोनर एटम है, डोनर एटम। इस कार्बन को हम डोनर एटम बोलेंगे। तो एक और डेफिनेशन बन गई कि डोनर एटम क्या होता है, दाता परमाणु क्या होता है। तो लिगैंड का वह परमाणु, लिगैंड का वह परमाणु जो अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म CMA को दान करे, दाता परमाणु कहलाता है। That atom of ligand, that atom of ligand donate a pair of electron to CMA is known as donor atom। तो अगर आपसे पूछे साइनाइड के अंदर डोनर एटम कौन है, तो साइनाइड के अंदर डोनर एटम होता है कार्बन। ठीक इसी प्रकार जैसे आपसे पूछ लें कि वाटर के अंदर डोनर एटम कौन है,
तो भैया जिस पर लॉन पेयर होता है वही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लॉन पेयर होता है ऑक्सीजन के ऊपर, और अगर मान लेते हैं कि यहाँ Fe आया तो ये ऑक्सीजन अपना ये लॉन पेयर उठाकर इसको डोनेट कर देगा, तो ये H2O जो है ये तो हुआ लिगेंड, इसको तो हम लोग बोलेंगे लिगेंड, लेकिन ऑक्सीजन जो है इसको अपन बोलेंगे डोनर एटम, दाता परमाणु। ठीक इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं NH3। NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर होता है, और ये हुआ Fe। अब अगर पूछें कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कौन, तो इलेक्ट्रॉन तो भैया वही डोनेट करता है जिसके ऊपर लॉन पेयर हो। लॉन पेयर तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर है, तो नाइट्रोजन ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहां हमने देखा कि NH3 तो एक लिगेंड है पूरा, लेकिन NH3 का नाइट्रोजन एटम जो है इसको अपन बोलते हैं डोनर एटम, दाता परमाणु। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन यहां पर सॉल्व कर लेते हैं जो काफी बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि NH3 हमें मालूम है कि NH3 के नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लॉन पेयर, और एक होता है अमोनियम आयन NH4+। अमोनियम आयन जो होता है उसमें नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर नहीं होता, और NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर होता है, और ये हुआ FeCMa। ये नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है। इसका अर्थ हुआ कि NH3 लिगेंड है, NH3 जो है वो क्या है, NH3 लिगेंड है। लेकिन बात करें अमोनियम आयन की, तो ये आया Fe। चूंकि हमें मालूम है कि नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन लॉन पेयर डोनेट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर है ही नहीं, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है ही नहीं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही नहीं पाएगा। तो अमोनियम जो है वो लिगेंड नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार आया है। NH3 लिगेंड है, जबकि NH4 लिगेंड नहीं है। अमोनिया लिगेंड है, जबकि अमोनियम आयन लिगेंड नहीं होता, क्योंकि अमोनियम आयन जो है उसके पास लॉन पेयर नहीं होता। तो अगर आपसे ये पूछें कि NH3 और NH4+ में से कौन लिगेंड है, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि NH3 लिगेंड है, जबकि NH4+ लिगेंड नहीं। अभी मैं एक बार वापस दो एग्जांपल रिपीट कर देता हूं जो मैंने पीछे बताया अभी। हीमोग्लोबिन एक संकुल यौगिक है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर आपसे पूछें कि संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मेन पार्ट कितने, तो मेन पार्ट दो ही हैं, एक CMa और दूसरा लिगेंड। तो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन एक संकुल यौगिक है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। हीमोग्लोबिन एक संकुल यौगिक है, कौन से आयन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो CMa होता है वो होता है Fe+2 आयन। इसका अर्थ हुआ कि हीमोग्लोबिन जो है वो Fe+2 आयन का एक संकुल यौगिक है। हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ Fe+2 आयन। ठीक इसी प्रकार क्लोरोफिल भी एक संकुल यौगिक है। कौन से आयन का संकुल यौगिक है, मैग्नीशियम आयन का। क्लोरोफिल इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम आयन। क्लोरोफिल के अंदर CMa कौन होता है, मैग्नीशियम आयन होता है। ठीक इसी प्रकार एक और बात करते हैं, हम बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 जिसका नाम साइनोकोबालेमिन है, केमिकल नाम हम इसका साइनोकोबालेमिन देते हैं। साइनोकोबालेमिन भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कौन से आयन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो वो है कोबाल्ट आयन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये तीन इंपॉर्टेंट क्रॉस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। हीमोग्लोबिन Fe+2 आयन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्लोरोफिल Mg+2 आयन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है,
और विटामिन B12, विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालेमिन भी बोलते हैं, वो भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और वो है कोबाल्ट+3 आयन का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। उपसंयोजक यौगिक हमने आज पढ़ा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे साल्ट या ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर में कंप्लीट रूप से आयनाइज्ड नहीं होते, पूर्ण रूप से आयनाइज्ड नहीं होते, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, संकुल आयन में आयनित होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड is partially ionized into complex ion, नंबर 1। नंबर 2, ये जितने भी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और जलीय अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, जलीय अवस्था अर्थात एक्वस स्टेट में स्टेबल होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें सीएमए और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, काफी मजबूत होता है, और स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होते, टूटते नहीं हैं। इसलिए कभी भी यहाँ Fe और साइनाइड आयन जो है कभी सेपरेट नहीं, कभी भी Fe+2 और Cn साइनाइड आयन कभी सेपरेट नहीं होंगे। तो ये अपना इंडिविजुअली टेस्ट नहीं देंगे, अपना व्यक्तिगत परीक्षण नहीं देंगे। इस कंपाउंड से आपको साइनाइड का टेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि साइनाइड सेपरेट होता ही नहीं, सेपरेट ही नहीं होगा तो साइनाइड अपना इंडिविजुअली टेस्ट, अपना व्यक्तिगत परीक्षण नहीं देता। और इसके बाद हमने पढ़ा कि उपसंयोजक यौगिक के कुछ एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल पढ़ा हीमोग्लोबिन में Fe+2 आयन, क्लोरोफिल Mg+2 आयन का एक संकुल यौगिक है, विटामिन B12 जो है कोबाल्ट+3 आयन का एक संकुल। तो आज हमने उपसंयोजक यौगिक, लिगैंड, डोनर एटम, दाता परमाणु क्या होते हैं ये पढ़ा। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ लिगैंड पढ़ेंगे, लिगैंड कितने प्रकार के होंगे, टाइप्स ऑफ लिगैंड के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।